हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज वैभव शिवहरे। दोस्तों, थंबनेल में आप टॉपिक देख ही चुके हैं कि किस टॉपिक पर आज हमें डिस्कशन करना है, ठीक। और हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एनसीईआरटी जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की बात हो या फिर वो यूपीपीसीएस एग्जाम की बात हो, हमेशा हमें फोकस ये करना होता है कि एनसीईआरटी बुक्स को अगर हम अपने साथ लेकर चलें, यानी अपनी तैयारी के दौरान हम उसको अपना इंपॉर्टेंट सोर्स मटेरियल के रूप में यूज़ करें, तो निश्चित रूप से एनसीईआरटी हमारे हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, पॉलिटी की बात हो, सोशोलॉजी की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, हर सब्जेक्ट में अपना जो फाउंडेशनल जो वैल्यूज़ होती हैं, जो फाउंडेशन होता है जो उस सब्जेक्ट का, वो बहुत स्ट्रांग कर देता है। क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसे स्ट्रांग पिलर के रूप में काम करती है जो आपके लिए आपके एग्जाम की में आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करती है, आपकी प्रिपरेशन को ईज करने में सहायता करती है। दोस्तों, आज की इस क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। और होपफुली मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स हैं क्या। बेसिकली जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो स्कूल बुक्स हैं। आपको पता है कि मिडिल स्टेज में या प्राइमरी स्कूल्स में या अपर प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, इनफैक्ट क्लास 6 टू लेके क्लास 12 तक इंडिया के जितने भी सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल हैं वहां सब जगह एनसीईआरटी बुक चलती है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कस्तूरी रंगन जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंडेशन दी है कि इंडिया के सभी स्कूल्स में एनसीईआरटी बुक्स को पैन इंडिया लेवल पर लागू कर देना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी को की जो बुक्स की जो प्रिपरेशन है, उसका जो टेक्स्ट जो लिखा गया है, उसके पीछे जो रिसर्च हुई है, वो बहुत होलिस्टिक अप्रोच पर ध्यान रखा गया। और इस अप्रोच पर ध्यान रखा गया है कि कैसे बच्चों के अंदर एक सीखने की कला को कैसे विकसित किया जाए। और आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है हर कुछ सालों में अपडेट होती है। वो प्रयास करते हैं, चूंकि अनुसंधान केंद्र, वो प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को और कैसे बेहतर ढंग से सिखाया जा सके। अब बोलेंगे सर ये तो स्कूल लेवल के लिए, तो हमारे लिए इसकी क्या जरूरत है। आपके दिमाग में थॉट आएगा कि सर ये तो स्कूल लेवल्स की बुक है, तो हमारे लिए क्या जरूरत है। भैया यही तो इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेवल पर बुक्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जहां बच्चा एक एक टॉपिक पढ़े। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी की बात करता हूं, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। ज्योग्राफी की बात करते हैं। जैसे ज्योग्राफी में मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, सॉइल, मिट्टियां। अब वो सॉइल वाला टॉपिक आपको क्लास 7 क्लास में एनसीईआरटी मिल जाएगा, 8th में मिल जाएगा, फिर उसको 10th में मिलेगा और फिर एक बार 11th में भी मिलेगा। तो सर सॉइल वाला टॉपिक बार बार क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो पहली बार जब आपने सॉइल वाला टॉपिक पढ़ा 8th क्लास की एनसीईआरटी में या 6th 7th क्लास की एनसीईआरटी में, तो उसमें बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दी गई सॉइल के बारे में। बहुत डिटेल में नहीं बताया गया, क्योंकि डिटेल में अभी आप 8वीं क्लास में अगर पहली बार सॉइल के बारे में पढ़ रहे हो, मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हो, या 7th क्लास में पढ़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हो। फिर उसका लेवल धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट की बात करते हैं, तो क्लाइमेट एक बार 9th क्लास में पढ़ते हैं, फिर दोबारा क्लाइमेट हम पढ़ते हैं 11th वाली क्लास में। 9th क्लास के एनसीईआरटी में जो क्लाइमेट के बारे में दिया, उसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कराने का प्रयास किया गया है। और पहले ही 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी में क्लाइमेट को डिटेल में समझाने से पहले एक बार उसको अच्छे से क्लाइमेटोलॉजी को भी एक्सप्लेन, क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया गया है, ताकि 11th क्लास में जब आप दोबारा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ें और इंडियन क्लाइमेटिक सिस्टम को पढ़ें, भारतीय मानसून और जलवायु को पढ़ें, तो आपको तकलीफ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, एनसीईआरटी डिजाइन तो की गई है स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन रिकमेंड किया जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स को। इसका मतलब कुछ तो बात है, क्योंकि वो एनसीईआरटी जिस तरीके से लिखी गई है, बहुत आसान भाषा में लिखी गई है। एनालिटिकल एबिलिटी आपकी डेवलप होती है उससे। अभी बताऊंगा क्या क्या फायदे हैं। इन सबके फायदे को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी किताबों को डिजाइन किया गया है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक रेगुलर पढ़ते हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट्स की, आपका उस सब्जेक्ट में जो फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि आप 7th क्लास की एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है बहुत टफ तो नहीं होगी, इसलिए पहले रिकमेंड किया था कि भैया पहले 7th की पढ़ लो, 8th की पढ़ लो, 9th की पढ़ लो, 10th एंड देन 11th एंड फिर 12th में आओ। ऐसा तो नहीं बोलते आपसे कि भाई नहीं तुम पहले स्कूल लेवल पे, ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले 12th 11th 10th 9th, ऐसा तो नहीं चलता। सीक्वेंस चलता है 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ऐसा सीक्वेंस चलता है। तो पहले उसी सीक्वेंस में आपको एनसीईआरटी किताब पढ़नी चाहिए। तो काइंड ऑफ एनसीईआरटी बुक्स आर द होली ग्रेल फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट। तो
तो एनसीईआरटी को अगर कोई तुमसे पूछे, कहे कि भैया एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी को कोई फायदा नहीं है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ना पढ़ के तुम कोई दूसरी बुक पढ़ लो, माजिद हुसैन पढ़ लो, खुल्लर पढ़ लो, बर्नवाल पढ़ लो, या जीसी लियोंग पढ़ लो, जो पढ़ना पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी मत पढ़ो, वेस्ट ऑफ टाइम। टोटली रॉन्ग। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने अपने जीवन में प्रिपरेशन करी इस एग्जाम की लगभग 4 साढ़े 4 साल, उसके बाद मुझे पढ़ाते हुए लगभग 8 साल हो गए। तो लगभग इन 12 सालों का अनुभव है मेरा, और आज भी मैं इस बात पर रिलाई करता हूं कि एनसीईआरटी आर द बेसिक फंडामेंटल सोर्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। एग्जाम मटेरियल का बेसिक फंडामेंटल सोर्स है एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी को तो स्किप नहीं कर सकते। ओके, इसके पहले एनसीईआरटी की डिटेल बताऊं उसके पहले आप एक बात समझ लीजिए, स्टेट पीसीएस आरएम 4.0 बैच दोस्तों, इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। और अगर आप यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, झारखंड या किसी अदर स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोस्तों जो स्टेट पीसीएस आरंभ 4.0 बैच है, इस बैच में आपको प्री और मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाती है, साथ में इंटरव्यू के लिए भी गाइड किया जाता है। अगर आप मॉनसून सेल, इस समय मॉनसून सेल चल रही है, ठीक है, मॉनसून धमाका सेल चल रही है, और इस मॉनसून धमाका सेल में अगर आप एडमिशन लेते हो और उसमें अगर आप मेरे रेफरल कोड जो कि वीवी लाइव है, ठीक, इस वीवी लाइव कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडमिशन 10,000 रुपए या 9,999 रुपए में या 10,000 रुपए में आपको एडमिशन मिल जाता है। इस बैच के क्या क्या फायदे हैं, यहां पर स्टडी आईक्यू में जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके माध्यम से आपको पढ़ने को मिलता है। मैं खुद आपको ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। साथ ही साथ कोर्सेज की दोस्तों 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल की कोर्स वैलिडिटी है। एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्सेज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 2 साल की कोर्स वैलिडिटी है। साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप फीचर भी मिलता है, यानी आपको एक मेंटोर असाइन होगा जो आपकी प्रिपरेशन को सही दिशा में ले जाने में, उचित मार्गदर्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये आरंभ 4.0 बैच सेल 30 जून को दोस्तों समाप्त हो जाएगी, तो मौका सीमित समय के लिए है, इस ऑफर का लाभ उठाएं और एडमिशन लें ताकि अपनी आपकी जो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जर्नी है उसको सही दिशा में उड़ान दी जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी इन यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस एग्जाम। तो मैंने अपनी कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, जो अभी तक मेरी समझ है पिछले लगभग 12 सालों की, उस समझ के आधार पर मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या एनसीईआरटी में मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और वो पॉइंट्स आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। देखिए, जैसे सबसे पहला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है यहां पर कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आप कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लो दोस्तों, आप चाहे ज्योग्राफी की बात कर लें, हिस्ट्री की बात कर लें, पॉलिटी की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, या फिर साइंस की बात कर लो, या फिर आप सोशियोलॉजी की भी बात कर लो, क्योंकि इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस आपके सिलेबस में है, एमपीपीसीएस में तो सोशियोलॉजी ही सिलेबस में है। इन सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी में अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको कौन कौन सी क्लास की पढ़नी है। सारी एनसीईआरटी, जैसे ज्योग्राफी में तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप 6 से लेकर 12 तक की पूरी पढ़ डालो। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ाई भी हुई है। आप एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर जाएंगे या यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल पर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर मैंने एनसीईआरटी जैसे 6, 7, 8, 9, आप देख रहे हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 4 क्लासेस की एनसीईआरटी में अभी तक आप लोगों को कवर करा चुका हूं। आगे की एनसीईआरटी में अभी कवर कराऊंगा 11th और 12th क्लास की। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड सोशियोलॉजी, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इन सभी सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार हो जाता है, जो भी हर सब्जेक्ट का जो बेस है। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप, तो ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में पढ़ना है, तो जियोलॉजी एक शब्द सुना है आपने, जियोलॉजी मतलब सतह अर्थ के अंदर क्या है उसका हम अध्ययन करते हैं। एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, एक होता है जियोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या क्या है उसको स्टडी करते हैं। जियोलॉजी क्या है, अर्थ के सरफेस के नीचे क्रस्ट मेंटल कोर में क्या है उसका अध्ययन करते हैं। तो इसका बेसिक फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है क्लास 6 से, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो पहले आप बेसिक जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 11th क्लास की जब फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको अर्थ का इंटीरियर एकदम स्पष्ट हो जाएगा और बहुत आसान भाषा में एनसीईआरटी में लिखकर समझाने का प्रयास किया गया। तो इसलिए इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका एक तो तैयार हो, इससे आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार होता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का। दूसरा क्लियर एक्सप्लेनेशन, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप देखोगे उसमें माइंड मैप्स का इस्तेमाल किया गया है, मतलब इस तरीके से समझाने का। भाई देखो, एनसीईआरटी बुक्स यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो डिजाइन नहीं की गई हैं दोस्तों। एनसीईआरटी बुक डिजाइन की गई हैं किसके लिए, स्कूल लेवल पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं।
अब इन छोटे बच्चों को समझाने का जो तरीका होगा वो भी बच्चों के स्तर पर जाके उनको समझाना पड़ेगा। अब कोई वो किसी यूनिवर्सिटी में क्लास तो ले नहीं रहे हैं कि उनको प्रोफेसर जैसे पढ़ाते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में वैसे पढ़ा जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया गया है, माइंड मैप्स किया गया है, प्लस साथ में उन्होंने पिक्टो ग्राफिक प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया गया, पिक्चर्स बहुत सारी उसमें शामिल की गई हैं। साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस के लिए, साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ठीक, तो बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही आसान भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया गया है। इस तरीके से समझाने का प्रयास किया, 6 क्लास की एनसीईआरटी है ना, तो 6th क्लास के माइंडसेट के साथ ही उसको उस बुक को तैयार किया गया है कि 6 क्लास के बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होता है, उस आईक्यू लेवल के हिसाब से ही 6 क्लास की एनसीईआरटी में कंटेंट डाला गया है। ऐसा नहीं कि 6 क्लास की एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो 11th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट के आईक्यू लेवल के हिसाब से 6th में कंटेंट डाला है, समझ में नहीं आएगा 6 क्लास के बच्चे को। तुम शुरुआत में पढ़ोगे 6 क्लास के एनसीईआरटी, तुमको लगेगा अरे यार क्या अक्षांश देशांतर पढ़ रहे हैं यार, हम क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं, इतना आसान लिखा है। अरे भाई वो तुम्हारे लिए नहीं, वो 6 क्लास के बच्चे के हिसाब से बनाया गया है। इमेजिन करो तुमको अगर कुछ नहीं आता, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी नहीं आता है, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल होगी। एंड आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिनको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता है उनके प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में। अरे भाई उन बच्चों के लिए तो 6 क्लास की एनसीईआरटी वरदान है, राइट। तो क्लियर एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, यानी आपका दोस्तों जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस है, यूपीपीसीएस का सिलेबस है, इसकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, चाहे आप प्रीलिम्स के हिसाब से बात कर लीजिए या फिर आप उस मेंस के हिसाब से बात कर लीजिए। ठीक, स्पेशली प्रीलिम्स में आपको बता दूं एमसीक्यू को सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाती है, लाइन बाय लाइन बहुत आसान। एक्चुअली लैंग्वेज बहुत आसान है ना, मतलब जो क्लियर एक्सप्लेनेशन जो लिखा हुआ है, मैं एक पॉइंट और इधर ऐड करूंगा, अगर यहां कहीं लिखा हुआ है तो बहुत इजी लैंग्वेज है, सरल भाषा में। बहुत सरल भाषा में, सरल भाषा में, कोई जटिल भाषा, कोई लच्छेदार भाषा, जटिल भाषा में समझाया नहीं है, बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट से तो भी, या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से तो भी, बहुत ही इजी लैंग्वेज उसको समझाने का प्रयास किया। सिलेबस कवरेज एक तो पूरी हो जाती, कंप्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, चाहे यूपीएससी के प्रीलिम्स की बात हो या मेंस की बात हो। हाँ, कुछ बातें जो रह जाती हैं, 30-40% बातें रह जाती हैं, उसको आप दूसरे सोर्स से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज हो जाएगा GS1, GS2, GS3, GS4। GS4 को अगर आप हटा भी दो, एटलीस्ट GS1, 2, 3 तो आपका वहां से कवर हो जाएगा, समझ में आई दे। और GS1, 2, 3 की कवरेज हो जाना ही अपने आप में काफी ज्यादा सहयोगी है। 250 मार्क्स के पेपर है GS1, 2 एंड 3। GS4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी वाला सब्जेक्ट है, उसको आप स्किप कर दो, वो एनसीईआरटी से नहीं होगा, लेकिन हाँ दूसरे सोर्स आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन फिर भी जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, या मान लो आपने कोई यूपीएससी में कोई ऑप्शनली लिया हुआ है, तो भी मान लो आपने फिलोसफी की कुछ एनसीईआरटी पढ़ी बेसिक, या सोशियोलॉजी आपने ऑप्शनल लिया, वहां से आपने कुछ पढ़ा, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आ जाएगी आपको हर सब्जेक्ट की। फिर एथिक्स को पढ़ना आसान हो, चूंकि बिकॉज एथिक्स कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। Ethics consists of philosophy, ethics consists of public administration, sociology, and psychology. Ethics is a subject that has the amalgamation of 4 subjects: public administration, sociology, philosophy itself, and psychology. Right? इसलिए मैंने GS1, 2, 3 का जो आपका सिलेबस है, GS1, GS, GS1, GS2 और GS3, ये आपका काम यहां से हो जाएगा, GS1, 2, 3 का काम हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद है ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी। भाई देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और किसी ऑप्शन पर डाउट होता है या क्वेश्चन पर डाउट होता है, तो जो आयोग है, कमीशन है, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, ये कभी भी घटना चक्र हो गया या यूथ हो गया या कोई ऐसी बुक, वर्णमाल, इन सबको नहीं फॉलो करते हो उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए। वो हमेशा ऑथेंटिसिटी के लिए रिलाय करते हैं किस पर? एनसीईआरटी पर। तो इसमें जो भी दोस्तों, जो भी डेटाज हैं एनसीईआरटी में, जो भी डेटा हैं, फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही रिलायबल हैं। आप
एनसीईआरटी में जो डेटा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में जिस कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से समझाया गया, मतलब एनसीईआरटी में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जरा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनसीईआरटी में ना, इस पूरे एनसीईआरटी में एक वर्ड है आर, और उस आर का मतलब जानते हो क्या है? इस एनसीईआरटी में जो आर है, आर, इस आर का मतलब है, इस आर का मतलब है रिसर्च, अनुसंधान। अनुसंधान यानी रिसर्च होता है, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके नहीं छाप दिया जाता है एनसीईआरटी बुक्स में। इसलिए एनसीईआरटी की जो ऑथेंटिसिटी है डेटास की, फैक्ट्स की, या फिर आप कॉन्सेप्ट की बात कर लो, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, कंसेप्ट का बेस नहीं क्लियर हो रहा, आप एनसीईआरटी को फॉलो करो बहुत ही आसान भाषा में। जैसे मैं तो इस चीज को रियलाइज कर रहा हूं ना, ज्योग्राफी आप देखो, में लो प्रेशर हाई प्रेशर बच्चों को समझ में नहीं आता है। इतने आसान तरीके से, इतनी आसान भाषा में लो प्रेशर हाई प्रेशर को समझाया गया है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स को समझाया गया है। इनफैक्ट जो चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी में है, भारत की जलवायु, लोगों को समझ में नहीं आता बच्चों को आसानी से, इसमें बहुत आसान से आसान तरीके से भारत की जलवायु वाले चैप्टर को समझाया गया है। नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 स्टार लगा रहा हूं इस पॉइंट पर। डायरेक्ट क्वेश्चन इन प्री एग्जाम। यकीन नहीं हो रहा होगा कि सर ये क्या बात लिख दी आपने। भाई यकीन नहीं हो रहा है तुमको तो वो तुम्हारी गलती है, लेकिन मैं फिर भी तुमको यकीन दिलाने की का पूरा मेरा काम है, जिम्मेदारी है। आप ज्यादा नहीं है, 2023, 2024 और 2025 के यूपीएससी प्री एग्जाम, यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस प्री एग्जाम का पेपर उठा के देख लो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे। भाई मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लाइन बाय लाइन जो है एमसीक्यू के स्टेटमेंट है, एमसीक्यू के स्टेटमेंट है। क्लाइमेटोलॉजी में एक क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है, सेम एज इट इज लाइन वहां पर लिखी हुई है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको हिस्ट्री की दूसरी किताबों, हो सकता है मॉडर्न में ना मिले, मॉडर्न जो आप मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हो उसमें ना मिले, या किसी और, या आर एस शर्मा में नहीं मिले। आर एस शर्मा में के अलावा जैसे जो एक किताब है एस एस पांडे, हो सकता है उसमें ना मिले, लेकिन आपको हिस्ट्री के ऐसे तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में 100% मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात क्या? ठीक। हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री कुछ फैक्ट आपको स्पेक्ट्रम ना मिले, एंशियंट, अब यूजुअली लोग देखो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी को फॉलो करते ही करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लाइन लाइन बाय लाइन एमसीक्यू के स्टेटमेंट्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। तुम 2023, 24, 25 का पेपर उठा के देख सकते हो। मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, वैभव शिवहरे ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वैभव शिवहरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहां पर मुझे मैसेज करना, मैं तुमको स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। और भी अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप जैसे इसी बार 2025 में, सुनना जरा ध्यान से, 2025 में इस बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, 2025 में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक, दो प्लेसेस का नाम दिया था, एक प्लेस था अलास्का में, एक प्लेस था इधर रशिया में। ठीक, दोनों प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी हुई है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट, और ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, क्लास 6 की एनसीईआरटी में लिखा है भाई, क्लास 6 की एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे 2024 और 2023 में भी आपको कई क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलेंगे। इन्वायरमेंट में तो मिलते मिलते, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में आपको एक तो एनवायरमेंट में मिल जाएंगे, ज्योग्राफी में मिल जाएंगे, और हिस्ट्री में मिल जाएंगे। तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलेंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके मेंस के लिए बहुत सहयोगी होगी, वो है सर डेवलपिंग द एनालिटिकल स्किल्स, यानी जो आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है ना, जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो एनालिटिकल एबिलिटी है, वो यहां से बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगी। आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो एनालिटिकल एबिलिटी है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होगी। थिंकिंग, है ना, क्रिटिकल अप्रोच जिसको हम कहते हैं हिंदी में, विश्लेषणात्मक जो क्षमता है ना, उसका बहुत अच्छे से विकास होगा, विश्लेषणात्मक क्षमता का, एनालिटिकल पावर। क्यों?
चूंकि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर, वो कोई फैक्चुअल फैक्ट्स वन लाइनर फैक्ट बेस्ड किताब तो है नहीं, प्रॉपर इन डेप्थ इन डिटेल में तुम पढ़ते हो उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद जब इतना सारा कुछ होगा देन ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब एनसीईआरटी से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी से आपका जब एमसीक्यू आपसे जब सॉल्व होने लगेंगे, एनसीईआरटी से आपको मेंस एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, सुनना जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एनसीईआरटी के लिए जब आपको मेंस एग्जाम के लिए, आपको मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए, मेंस आंसर राइटिंग लिखता हूं उसको, मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको एक लैंग्वेज मिल जाती है। कई बार लोग बच्चे पूछते हैं ना सर मेरी भाषा पर बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, आंसर में क्या लैंग्वेज फ्रेम करें ये नहीं आता है, तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको एक इजी लैंग्वेज आपको मिल जाती है, सरल भाषा मिल जाती है। मुख्य परीक्षा में आपको अपना उत्तर लिखने के लिए एक आसान भाषा मिल जाती है। तो आपका सिलेबस कवर हो गया, आपसे एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी से आपका सिलेबस कवर हो रहा है, बेसिक सिलेबस कवर हो रहा है, फिर करंट अफेयर्स पढ़ के आप उसको और अपडेट कर सकते हो, आपका एमसीक्यू आपसे सॉल्व हो रहा है, आपसे तीसरा मैंने बोला कि मेंस राइटिंग के लिए आपको लैंग्वेज मिल गई, तो क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा? ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसीलिए एनसीईआरटी बुक्स को हाईली रिकमेंड किया जाता है फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम के लिए। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, मैंने वीडियोस इस पर बनाए हुए हैं, ये वीडियोस हैं एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट पे क्लिक कीजिए, एनसीईआरटी की एक प्लेलिस्ट होगी मेरे नाम से, मेरा नाम है वैभव शिवहरे, वहां पर आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि अभी मैंने आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग एनसीईआरटी वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये कंप्लीट जो मैंने आपको डिटेल दी है, कंप्लीट जो डिटेल दी है ये निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। समझ गए बात? तो दोस्तों इसी के साथ इस क्लास को मैं यहां पर करता हूं समाप्त। और ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात और समझ लीजिए, यहां पर ये जो स्टेट पीसीएस आरएम 4.0, स्टेट पीसीएस आरएम 4.0 दोस्तों, ये बैच में एडमिशन लीजिए, वीवी लाइव कोड का यूज करिए, 2 साल की कोर्स वैलिडिटी है, एनसीईआरटी इसमें रिकॉर्डेड वीडियो एनसीईआरटी के फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, अलग से कुछ कॉस्ट पे करनी नहीं है आपको, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंस भी बता दिया, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है वो भी बता दिया मैंने आपको। चले जाइए, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है आपके लिए, यूट्यूब पर भी है, यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 9,999 रुपए में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन ये सेल मानसून धमाका ऑफर के लिए है, और मानसून धमाका ऑफर 30 जून को दोस्तों समाप्त हो रहा है। याद रखिएगा, वीवी लाइव कोड यूज करने से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्री मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इन डिटेल मैंने आप लोगों को के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर वैभव शिवहरे ऑफिशियल, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल वैभव शिवहरे ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।